Hello everyone. Hope you all are doing good. So in the last class we were discussing the marathon on last class में हम मैराथन डिस्कस कर रहे थे प्री स्ट्रेस कंक्रीट के ऊपर। आरसीसी हमारी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। लास्ट के कुछ टॉपिक्स ही बचे हुए हैं प्री स्ट्रेस कंक्रीट के अंदर। उसी को कंटिन्यू करते हैं। स्टार्ट करने से पहले बेसिक अनाउंसमेंट्स है। प्रायर टू द स्टार्टिंग वे वर बेसिक अनाउंसमेंट्स। 15 मंथ्स के लिए प्लस और आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन लॉन्च कर दिया गया। फॉर 15 मंथ प्लस एंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन इज बीइंग लॉन्च्ड। फॉर दिस यू विल गेट अ 1 मंथ फ्री एक्सटेंशन ऑल्सो। तो काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी आपके लिए, तो आप इसको अवेल कर सकते हैं अगर आप 24 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। देन नो कॉस्ट EMI इज ऑल्सो बीइंग लॉन्च। नो कॉस्ट EMI लॉन्च कर दी गई है आपके गेट और ESE सब्सक्रिप्शन के लिए, तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। देन 14 अक्टूबर को नया बैच लॉन्च किया था हमने गेट 23 के लिए। इसमें टॉपिक स्टार्ट हुआ था हमारा इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग। देन 14 अक्टूबर को एक और बैच स्टार्ट हुआ था हमारा, जिसमें मैंने स्टार्ट किया था प्री स्ट्रेस कॉन्क्रीट। इसमें OCF लिखा हुआ है। OCF हमारा स्टार्ट हो रहा है 28 को। फ्रॉम 28 विल बी स्टार्टिंग FM. Then your gate is less than 6 months away, so if you want to boost your preparation you can go for the iconic subscription at a very minimal cost, बहुत ही minimal cost पे। You can also get your physical notes delivered to your doorstep। ये iconic के साथ available है, तो आप इसको भी avail कर सकते हैं। You can avail this। Then अब हम आते हैं मेन पॉइंट ऑफ डिस्कशन के ऊपर। मेन पॉइंट ऑफ डिस्कशन के ऊपर आए तो मेरे ख्याल से पी लाइन सी लाइन कंसेप्ट चल रहा था हमारा। पी लाइन सी लाइन कंसेप्ट हमारी कंप्लीट हो गई थी और ये आखिरी सवाल था। ये प्रॉब्लम हमने लास्ट करी थी, तो एक बार वेरीफाई कर देना ये लास्ट प्रॉब्लम थी ना। अच्छा, इसके बाद से जो अगला टॉपिक होगा वो हमारा स्मार्ट बोर्ड के ऊपर होगा। आफ्टर दैट आई विल बी टेकिंग द क्लासेस ऑन स्मार्ट बोर्ड, तो उसमें और मज़ा आएगा आप लोगों को क्लासेस देखने में। सो सेटअप पूरा हो गया है, तो मैंने बीच में इंटरप्ट नहीं किया इसको, क्योंकि अगर ये OBS पे चल रहा था इसको भी OBS पे चलाया, वो स्मार्ट बोर्ड पे चला दूंगा। दैट आई स्टार्ट ऑन दी स्मार्ट बोर्ड। तो स्टार्ट करते हैं हमारी डिस्कशन को। विल स्टार्ट ओवर द डिस्कशन। तो हमने सारे कंसेप्ट डिस्कस कर लिए जो अवेलेबल थे प्री स्ट्रेस बीम के एनालिसिस के लिए। जो अवेलेबल थे हमारे प्री स्ट्रेस बीम के एनालिसिस के लिए कौन कौन सा था? स्ट्रेस कंसेप्ट अवेलेबल था। देन हमारे पास दूसरा कंसेप्ट था लोड बैलेंसिंग कंसेप्ट, और तीसरा कंसेप्ट हमारे पास था स्ट्रेंथ कंसेप्ट, जिसको पी लाइन सी लाइन और थ्रस्ट लाइन कंसेप्ट भी बोला जाता है। ये ऑल्सो भी टर्म्ड एज पी लाइन सी लाइन और थ्रस्ट लाइन कंसेप्ट। तो ये हो गया। अब इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। विल कंटिन्यू विद दैट। सो विल कंटिन्यू विद दैट। स्टार्ट करने से पहले जो बेसिक अनाउंसमेंट्स थे वो भी हमारे कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ रेफरेंस है हमारा डिफ्लेक्शन। अब हमें डिफ्लेक्शन की कैलकुलेशन करनी है प्री स्ट्रेस बीम के अंदर। अब डिफ्लेक्शन की कैलकुलेशन कैसे करें? यहाँ पर हम यूज करेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। हियर आई विल बी यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यूज कैसे करें? हाउ टू यूज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, तो उसको भी एनालाइज कर सकते हैं कि भैया प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कैसे एनालाइज करते हैं। देखो, जो हमारी प्री स्ट्रेस बीम है, द प्री स्ट्रेस बीम इट इज सब्जेक्टेड टू टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोडिंग। ये दो अलग तरह की लोडिंग के ऊपर काम कर रही है। यहाँ पे वाइट कलर का रिफ्लेक्शन आता है चश्मे के ऊपर, इसका कुछ जुगाड़ ढूंढूंगा मैं भी। चलो अभी के लिए तो कंटिन्यू करते हैं। हाँ, तो एक तो इसमें एक्सटर्नल लोडिंग है, एक तो इसमें एक्सटर्नल लोडिंग है, और एक हमारा क्या है, एक हमारा प्री स्ट्रेस फोर्स भी लग रहा है इसके अंदर, जिसको आप प्री कंप्रेसिव फोर्स भी बोल सकते हो। और प्री कंप्रेसिव फोर्स की जो असेंट्रिसिटी है उसको भी आप किस में कन्वर्ट कर सकते हो? इक्वलेंट असेंट इक्वलेंट एक्सटर्नल लोड में कन्वर्ट कर सकते हो। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। जो हमारी प्री स्ट्रेस बीम है इसमें आपको डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करने के लिए प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगाना है। एक तो होगा आपका एक्सटर्नल लोड, तो ये एक्सटर्नल लोड दिखा रखा है आपको, तो एक्सटर्नल लोडिंग की वजह से हम डिफ्लेक्शन निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरा, जैसे आपको ये प्री स्ट्रेस केबल दिखा रखी है, इसकी एसेंट्रिसिटी को भी तो हम इक्वलेंट एक्सटर्नल लोड में कन्वर्ट कर सकते हैं। बिल्कुल कन्वर्ट किया हुआ है, देखो। तो इस लोडिंग के करस्पॉन्डिंग एक्सटर्नल लोड कितना निकल के आता है? 4P E1 प्लस E2 डिवाइड बाय L। इसका मतलब दो लोड निकल के आ गए, साथ में जो इक्वलेंट मोमेंट निकल के आएगा हमारी प्री स्ट्रेसिंग केबल का, वो भी लगाया हुआ है। सैगिंग मोमेंट है P इंटू E1। इसका मतलब तीन तरह की लोडिंग आ गई है। इसका मतलब तीन तरह की लोडिंग आ गई है। एक तो हमारी एक्चुअल एक्सटर्नल लोड, दूसरा प्री स्ट्रेसिंग केबल की असेंट्रिसिटी की वजह से भी इक्वलेंट एक्सटर्नल लोड आया यूजिंग लोड बैलेंसिंग कंसेप्ट, और प्री स्ट्रेसिंग केबल की वजह से मोमेंट भी आ गया हमारे एंड पे, सैगिंग मोमेंट। तो इन तीनों की वजह से आप क्या निकाल सकते हो? डिफ्लेक्शन निकाल सकते हो। सुपर इम्पोज कर दो, काम खत्म। सुपर इम्पोज कर दो, काम खत्म। तो यूज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन।
क्लियर है? चलो अब क्या है? A simply supported post-tensioned pre-stressed concrete beam of span L is pre-stressed by a single tendon of uniform eccentricity E below the centroidal axis. If the magnitude of the pre-stressing force is P, flexure rigidity of the beam is EI, the maximum central deflection of the beam. The maximum central deflection of the beam. अच्छा, तो maximum central deflection of the beam, ये चीज पूछी हुई है इसने. ओके, तो देखो इसने एक्सटर्नल लोडिंग नहीं बताई, नहीं बताएंगे हम भी. हमारे जो प्रोफाइल है, केबल प्रोफाइल है, उसकी कोई कर्वेचर नहीं है, तो कर्वेचर की वजह से तो कोई इक्विवेलेंट लोड नहीं आया. ये न्यूट्रल एक्सिस थी और ये हमारी प्री स्ट्रेसिंग फोर्स है. ये हमारी प्री स्ट्रेसिंग फोर्स है कांस्टेंट एसेंट्रिसिटी पे लगी हुई. तो इसका मतलब ये जो प्री स्ट्रेसिंग फोर्स है कांस्टेंट एसेंट्रिसिटी पे लगी हुई, ये आपको बस क्या निकाल के दे देगी? ये आपको निकाल के दे देगी. तो अगर मैं सेक्शन बनाऊं, इसको हमने शिफ्ट किया न्यूट्रल एक्सिस पे, इसके करस्पॉन्डिंग क्या निकल के आएगा? इसके करस्पॉन्डिंग आपका मोमेंट निकल के आ जाएगा पीई. तो इसका मतलब प्री स्ट्रेसिंग एक्सटर्नल लोडिंग नहीं है, ऊपर वाली हटी, इसकी वजह से कोई इक्विवेलेंट एक्सटर्नल लोड भी नहीं आएगा, वो भी हटा. तो बस क्या निकल के आया? बस निकल के आया हमारा एक हॉगिंग मोमेंट. तो हॉगिंग मोमेंट की वजह से क्या करना है आपको? डिफ्लेक्शन निकालना है. तो हॉगिंग मोमेंट, अगर यूनिफॉर्म हॉगिंग मोमेंट है हमारा बीम के ऊपर, तो अगर हमारी बीम है, इसके ऊपर मोमेंट लगा हुआ है, तो इसकी वजह से डिफ्लेक्शन क्या होती है? व्हाट अबाउट द डिफ्लेक्शन ड्यू टू दिस? तो इसकी वजह से डिफ्लेक्शन ही तो निकालनी है आपको, मैक्सिमम सेंट्रल डिफ्लेक्शन. कांस्टेंट मोमेंट लगा हुआ है बीम के ऊपर, फटाफट निकाल के बताओ, कैलकुलेट, फटाफट कैलकुलेट कीजिए. कैलकुलेट कीजिए फटाफट से. कंसेप्ट बता दिया मैंने आपको, आई हैव डिस्कस दी कंसेप्ट, कंसेप्ट बताया हुआ है, अब निकाल के बताओ. सिंपली सपोर्टेड है, ध्यान रखना, बीम इज सिंपली सपोर्टेड. दोनों तरफ मोमेंट लगी हुई है एम. एम एल स्क्वायर बाय 8 EI. तो डिफ्लेक्शन इज एम एल स्क्वायर बाय 8 EI, बिल्कुल सही बात है. और एम की वैल्यू कितनी है? पीई. तो इट कम्स आउट टू बी पीई एल स्क्वायर अपॉन 8 EI. तो आंसर इज सी. तो आंसर हमारा सी आ गया. सिंपल सा सवाल था ये तो. सो प्रॉब्लम वाज कंपैरेटिवली सिंपल. चले, चलो आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यू अपनी थ्योरी के ऊपर आते हैं, अपनी थ्योरी के ऊपर आते हैं वापस. नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ रेफरेंस. जब हमने प्री स्ट्रेस बीम के एनालिसिस स्टार्ट करी थी, जब हमने प्री स्ट्रेस बीम के एनालिसिस स्टार्ट करी थी, वहां पे एक अजम्पशन लिया था लास्ट में, अभी इस फाइल के स्टार्टिंग में मिल जाएगा आपको. अजम्पशन क्या लिया था हमने? अजम्पशन ये लिया था कि एक्सटर्नल लोडिंग की वजह से हमारे प्री स्ट्रेसिंग केबल के अंदर कोई भी चेंज ऑफ स्ट्रेस नहीं आएगा. एक्सटर्नल लोडिंग की वजह से हमारी जो प्री स्ट्रेसिंग केबल है उसमें कोई भी स्ट्रेस नहीं आएगा. पर एक्चुअल में तो स्ट्रेस आता ही है. इन एक्चुअल दी स्ट्रेस विल बी इंड्यूस्ड. कैसे स्ट्रेस आता है उसको एनालाइज कर लेते हैं. दैट कैन आल्सो बी एनालाइज्ड. अब इसकी एनालिसिस करते हैं. कैसे? जैसे प्री स्ट्रेसिंग केबल का जो प्री स्ट्रेसिंग फोर्स है हमारे कंक्रीट के ऊपर ट्रांसफर हुआ,
जैसे प्री स्ट्रेसिंग केबल का जो प्री स्ट्रेसिंग फोर्स है वो हमारे कंक्रीट के ऊपर ट्रांसफर हुआ, इसमें क्या डेवलप हो जाएगी, कंक्रीट में क्या डेवलप हो जाएगी, स्ट्रेन डेवलप हो जाएगी। तो कंक्रीट में स्ट्रेन डेवलप होगी, अच्छी बात है, कंक्रीट में स्ट्रेन डेवलप हुई, सो इन कंक्रीट स्ट्रेन विल बी डेवलप्ड। उतनी ही स्ट्रेन हमारी स्टील में डेवलप होगी, द सेम अमाउंट ऑफ स्ट्रेन विल बी डेवलप्ड इन द स्टील आल्सो। अब स्टील में अगर स्ट्रेन डेवलप हुई तो उसके करस्पॉन्डिंग स्ट्रेस भी डेवलप होगा, तो उसी स्ट्रेस की हम बात करना चाहते हैं, द सेम स्ट्रेस इज बीइंग टॉक्ड अबाउट हियर। तो निकाल लेंगे। तब कैसे निकालें, हाउ टू कैलकुलेट दैट, सेम पीछे वाली प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगाया जाएगा। क्या प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगाया जाएगा, जरा चेक करो, व्हाट प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन दैट विल बी अप्लाइड हियर। देखो कौन कौन सी लोडिंग लग रही है, एक्सटर्नल लोडिंग लग रही है, हमारा प्री स्ट्रेसिंग फोर्स लग रहा है कांस्टेंट एसेंट्रिसिटी पे, तो एक्सटर्नल लोडिंग की वजह से भी आप स्लोप निकाल सकते हैं, जैसे पीछे डिफ्लेक्शन निकाला था। और जो प्री स्ट्रेसिंग केबल की कांस्टेंट एसेंट्रिसिटी है, इसकी वजह से मूवमेंट आएगा हॉगिंग, इस हॉगिंग मूवमेंट की वजह से भी स्लोप निकल के आएगी। दोनों स्लोप एक दूसरे के अपोजिट है, हो सकता है सेम भी हो अपोजिट भी हो, हम दोनों के स्लोप ऐड कर देंगे। अभी यहाँ पे दोनों अपोजिट आ रही है तो दोनों को सब्ट्रैक्ट किया हुआ है, यहाँ पे आपकी रिजल्टेंट स्लोप निकल के आ गई। तो यूडीएल की वजह से स्लोप डब्ल्यू एल अपॉन 24 EI, और हमारा जो मोमेंट था कांस्टेंट उसकी वजह से स्लोप ml अपॉन 2 EI। m की वैल्यू है हमारी PE, द वैल्यू ऑफ m इज इक्वल टू PE। तो ये तुम्हारी रिजल्टेंट स्लोप आई, आपको डायग्राम भी बना के दिया हुआ है। ये जो स्लोप आई है किसकी वजह से आई है, ये जो स्लोप निकल के आई है एक्सटर्नल मूवमेंट की वजह से आई है, एक्सटर्नल लोडिंग की वजह से आई है। प्री स्ट्रेस फोर्स की वजह से जो कांस्टेंट मूवमेंट लग रहा था हमारा PE, इसकी वजह से भी स्लोप आई। दोनों का आपने रिजल्टेंट निकाल लिया, ये आपकी रिजल्टेंट स्लोप बन गई। रिजल्टेंट स्लोप आ गई, चलो ठीक है, रिजल्टेंट स्लोप आ गई। अब हम बात करते हैं हमारे प्री स्ट्रेसिंग केबल के अंदर वेरिएशन क्या आएगी। इसके लिए आप अगला वाला डायग्राम उठाओ, चेक करो दिस, ये मेरी रिजल्टेंट स्लोप है, दिस इज माय रिजल्टेंट स्लोप। ये मेरी प्री स्ट्रेसिंग केबल है, दिस इज माय प्री स्ट्रेसिंग केबल। तो प्री स्ट्रेसिंग केबल में एक्सटेंशन कितना होगा, हमारी जो प्री स्ट्रेसिंग केबल है इसमें एक्सटेंशन कितना होगा, थीटा ई, यानी ई थीटा, ये भी ई थीटा। तो हमारी प्री स्ट्रेसिंग केबल में लेंथ में इंक्रीमेंट कितना हुआ, लेंथ में इंक्रीमेंट हुआ 2 ई थीटा। स्ट्रेन कितना आया, 2 ई थीटा बाय एल। इतना ही स्ट्रेन हमारे कंक्रीट में भी था, यही स्ट्रेन हमारी स्टील में भी आ गया। अगर स्टील में स्ट्रेन निकल के आ गया, मल्टीप्लाई कर दिया किससे, स्ट्रेस से, तो चेंज इन स्ट्रेस आ गया, ये आगे कैलकुलेशन करके दे रखिए। तो चेंज इन लेंथ ऑफ द टेंडन 2 ई बाय थीटा, स्ट्रेन की वैल्यू 2 ई थीटा बाय एल, इंक्रीज इन स्ट्रेस 2 ई थीटा बाय एल इंटू ई एस, और थीटा की वैल्यू आपने पीछे कैलकुलेट कर रखी है, द वैल्यू ऑफ थीटा इज बीइंग कैलकुलेटेड बाय एस। उसमें तो कोई इशू है ही नहीं, देयर इज नो इशू इन दैट। क्लियर है, चलो चलो, तो ये वाला पॉइंट भी खत्म हुआ हमारा, दिस पॉइंट इज आल्सो कंप्लीटेड। अगले पॉइंट पे है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, फिर से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आया, कर्न पॉइंट। अब ये क्या है कर्न पॉइंट हमारा, व्हाट इज दिस कर्न पॉइंट, इसको समझने की कोशिश करते हैं। First point of reference, kern distance is the eccentricity of the resultant precompressive force over the section corresponding to which stress in any one of the extreme fiber is just zero। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कर्न डिस्टेंस वो एसेंट्रिसिटी है रिजल्टेंट प्री स्ट्रेसिंग फोर्स की हमारे सेक्शन के ऊपर, जिसके करस्पॉन्डिंग हमारे सेक्शन के एक्सट्रीम फाइबर में स्ट्रेस की वैल्यू जीरो आ जाए। इसका मतलब ये है कि अगर आप इतनी दूरी पे रिजल्टेंट प्री कंप्रेसिव फोर्स या प्री स्ट्रेसिंग फोर्स अप्लाई कर दोगे, तो मेरे सेक्शन के किसी भी एक एक्सट्रीम फाइबर पे रिजल्टेंट स्ट्रेस की वैल्यू जीरो निकल के आ जाएगी। क्लियर चीज। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, अगर आपका रिजल्टेंट प्री कंप्रेसिव फोर्स लोकेटेड है इस कर्न डिस्टेंस के अंदर अंदर, तो आपके सेक्शन में टेंसाइल स्ट्रेस जनरेट ही नहीं होगा। अगर आपका प्री कंप्रेसिव फोर्स रिजल्टेंट जो है या रिजल्टेंट प्री स्ट्रेसिंग फोर्स है, अगर अप्लाई हुआ इस कर्न डिस्टेंस के अंदर अंदर, तो आपके सेक्शन में टेंसाइल स्ट्रेस जनरेट ही नहीं होगी।
ये जो रीजन होता है जहां पर आपने प्री कंप्रेसिव फोर्स लगाया और टेंशन जनरेट नहीं हुई, इसको हम कर्न जोन बोल देते हैं। इसको हम कर्न जोन बोल देते हैं। और एक कर्न जोन हमारा किसके बीच में होगा? ये कर्न जोन होगा हमारा अपर और लोअर कर्न पॉइंट के बीच में। और जो कर्न जोन होगी हमारी, ये अपर और लोअर कर्न पॉइंट के बीच में होगी अगर आपका सेक्शन सिमेट्रिकल है अबाउट वर्टिकल एक्सिस। अगर आपका सेक्शन सिमेट्रिकल है अबाउट वर्टिकल एक्सिस। अगली चीज जो ध्यान रखनी है आपको, अगर आपका रिजल्टेंट कंप्रेशन अगर आपका रिजल्टेंट कंप्रेशन लगा अपर कर्न पॉइंट पे, तो बॉटम स्ट्रेस पे आपके वैल्यू जीरो निकल के आएगी, या बॉटम फाइबर पे जो स्ट्रेस है उसकी वैल्यू जीरो निकल के आएगी। अगर आपका रिजल्टेंट कंप्रेशन लगा बॉटम कर्न पॉइंट पे, तो जो स्ट्रेस निकल के आएगा टॉप एज पे वो जीरो निकल के आएगा। आपका जो रिजल्टेंट स्ट्रेस निकल के आएगा टॉप एज पे वो जीरो निकल के आ जाएगा। क्लियर है चीज? तो जो डिस्टेंस होती है अपर और लोअर कर्न पॉइंट की हमारे सीजी से, उसको हम क्या बोल देते हैं? कर्न जोन बोल देते हैं। दैट इज टर्म्ड एज कर्न जोन। तो इस बात को समझने के लिए अब डायग्राम देखते हैं, जरा चेक करो, रेफर द एंटायर स्टोरी। अगर मैंने रिजल्टेंट प्री कंप्रेसिव फोर्स लगाया कहां पर? कर्न पॉइंट पे, लोअर कर्न पॉइंट पे, तो इसकी वजह से कौन कौन सा स्ट्रेस? डायरेक्ट कंप्रेसिव स्ट्रेस। और कौन सा स्ट्रेस? नीचे कंप्रेसिव, ऊपर टेंसाइल। रिजल्टेंट स्ट्रेस कैसी? ऊपर जीरो, नीचे पूरा कंप्रेसिव स्ट्रेस। क्लियर है? रिपीट करना है इसमें से कुछ भी? इसी तरीके से अगर आपने रिजल्टेंट प्री कंप्रेसिव फोर्स लगाया अपर कर्न पॉइंट पे, तो जो रिजल्टेंट स्ट्रेस आएगी बॉटम वाले फाइबर पे जीरो निकल के आएगी। तो अपर और बॉटम या अपर और लोअर कर्न पॉइंट के बीच की दूरी क्या कहलाती है? कर्न जोन कहलाती है। तो अगर आपका प्री कंप्रेसिव फोर्स कर्न जोन के अंदर लगा, तो पूरे सेक्शन में कभी भी टेंशन डेवलप नहीं होगी। इसकी आप एनालॉजी भी बना सकते हो। एनालॉजी बना सकते हो मतलब इसको आप रिलेट कर सकते हो। इसको आप रिलेट कर सकते हो, किससे रिलेट कर सकते हैं इसको? इसको मैं रिलेट कर सकता हूँ विद द कंसेप्ट दैट इसको मैं रिलेट कर सकता हूँ विद द कंसेप्ट दैट कौन से कंसेप्ट के साथ रिलेट कर सकता हूँ? इसको मैं रिलेट कर सकता हूँ इस कंसेप्ट के साथ जो आपने डैम में और रिटेनिंग वॉल में कर रखा है, कि अगर आपका रिजल्टेंट पास करेगा कहाँ से? अगर आपका रिजल्टेंट पास करेगा मिडल थर्ड रीजन से, तो पूरे सेक्शन में कहीं भी टेंशन डेवलप नहीं होगी। पूरे सेक्शन में कहीं भी टेंशन डेवलप नहीं होगी हमारी। इन द इंटायर सेक्शन नो टेंशन विल बी डेवलप्ड। क्लियर है? चलो, तो ये हमारी टॉप कर्न आ गई, केटी निकाल के दे दी, ये हमारी बॉटम कर्न निकल के आ गई। तो देखो, अगर आपने प्री कंप्रेसिव फोर्स लगाया अपर कर्न पॉइंट पे, बॉटम वाले एक्सट्रीम फाइबर पे स्ट्रेस की वैल्यू जीरो निकाल सकते हो। डायरेक्ट कंप्रेसिव स्ट्रेस, नीचे टेंशन आएगी, तो P इंटू के, मोमेंट निकाला P इंटू के कौन सा? के टॉप इंटू वाई बॉटम बाय आई। सिंप्लीफाई किया, आई की वैल्यू लिखी AR²। तो आपका टॉप कर्न डिस्टेंस कितनी निकल के आती है? R² अपॉन वाई भी। उसी तरीके से बॉटम कर्न डिस्टेंस कितनी निकल के आती है? बॉटम कर्न डिस्टेंस निकल के आती है R² अपॉन वाई टॉप। तो के टॉप आता है R² अपॉन वाई बॉटम, के बॉटम आती है R² अपॉन वाई टॉप, वेयर R इज व्हाट? रेडियस ऑफ गायरेशन। वेयर R इज व्हाट? रेडियस ऑफ गायरेशन। क्लियर चीज? अब यहाँ से हम क्या कंक्लूजन निकाल लेते हैं? यहाँ से हम ये कंक्लूजन निकाल लेते हैं कि जो हमारी कर्न डिस्टेंस है, कर्न डिस्टेंस क्या होगी? सीजी से टॉप और बॉटम कर्न पॉइंट के बीच की दूरी। सीजी से टॉप और बॉटम कर्न पॉइंट के बीच की दूरी, इसको हम क्या बोल देते हैं? कर्न डिस्टेंस बोल देते हैं। तो ये जो कर्न डिस्टेंस है डिपेंडेंट होती है किसके ऊपर? ये सेक्शन की प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंडेंट होती है। सो डिपेंड्स अपॉन सेक्शन प्रॉपर्टी। तो ये डिपेंडेंट है सेक्शन की प्रॉपर्टी के ऊपर। क्लियर है? क्लियर है पूरी कहानी? चलो, नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ रेफरेंस। नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ रेफरेंस,
अगला पॉइंट ऑफ रेफरेंस, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस है हमारा क्रैकिंग मोमेंट। अब हमें क्या निकालना है, क्रैकिंग मोमेंट निकालना है। वी हैव टू कैलकुलेट द क्रैकिंग मोमेंट यूजिंग द कर्न पॉइंट। अब हमें क्रैकिंग मोमेंट निकालना है किसकी मदद से, कर्न पॉइंट की मदद से। तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, क्रैकिंग मोमेंट होता क्या है, फर्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस ये हमारी क्रैकिंग मोमेंट होती क्या है, व्हाट इज बीइंग टर्म्ड एज क्रैकिंग मोमेंट। अभी हमने ये डिस्कस किया कि अगर मेरा रिजल्टेंट प्री स्ट्रेसिंग फोर्स कर्न पॉइंट पे लग रहा हो तो हमारे एक्सट्रीम फाइबर पे जो रिजल्टेंट स्ट्रेस होगा वो जीरो होगा। अगर हमारा रिजल्टेंट प्री कंप्रेसिव फोर्स कर्न पॉइंट पे लग रहा है तो एक्सट्रीम फाइबर्स पे जो स्ट्रेस निकल के आएगी रिजल्टेंट, वो जीरो निकल के आएगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारी रिजल्टेंट प्री स्ट्रेसिंग फोर्स कर्न पॉइंट से ऊपर लगे, अपर वाले कर्न पॉइंट से ऊपर लगे, ये अपर वाला कर्न पॉइंट है, इससे ऊपर लगे, और जो नीचे वाला कर्न पॉइंट है उससे नीचे लगे, इसका मतलब कर्न जोन से बाहर लग जाए, उस सिचुएशन में हमारे एक्सट्रीम फाइबर्स में टेंशन डेवलप हो जाएगी। टेंशन डेवलप हो जाएगी और हमारा सेक्शन क्रैक कर जाएगा अगर वो टेंशन किसके बराबर हो जाए, मॉडुलस ऑफ रप्चर के बराबर हो जाए। तो हम इस कंसेप्ट को यूज करके, कर्न पॉइंट वाले कंसेप्ट को यूज करके क्रैकिंग मोमेंट निकाल सकते हैं। अब कैसे क्रैकिंग मोमेंट निकाले, चेक करो। देखो, हमने जो लोड लगाया वो टॉप वाले कर्न पॉइंट से ऊपर लगाया। हमने जो लोड लगाया रिजल्टेंट प्री कंप्रेसिव स्ट्रेस, वो टॉप वाले कर्न पॉइंट से ऊपर लगाया। क्लियर है? तो टॉप वाले कर्न पॉइंट से ऊपर लगाया। कितनी दूरी ऊपर लगाया, कितनी दूरी ऊपर लगाया, हमने डेल्टा जेड दूरी ऊपर लगाया। तो डेल्टा जेड दूरी ऊपर लगाया। अब मुझे मोमेंट निकालना है। भैया मोमेंट कैसे निकालूं, हाउ टू कैलकुलेट द मोमेंट, टोटल प्री कंप्रेसिव स्ट्रेस इनटू लीवर आर्म। ये हमारी सीजीएस स्टील की, जहां पर आपकी स्टील लगी हुई थी। अच्छा, इसकी एसेंट्रिसिटी ई है। ये डायग्राम नीचे तक बना दिया है इसने, टाइपिस्ट को पता नहीं होता ये कि कहाँ पे जाके रुकना है। एक मिनट रुको, इरेजर का है मेरा, ये हमारा इरेजर है। तो जो एसेंट्रिसिटी मार्क की हुई है वो कहाँ तक मार्क की हुई है, जो एसेंट्रिसिटी मार्क की हुई है वो यहीं तक ही मार्क की हुई है। दिस इज द एसेंट्रिसिटी, ये हमारी एसेंट्रिसिटी है। ये लो, ये हमारी एसेंट्रिसिटी है ई। ये तो हमारा हो जाएगा वाई बॉटम, इसका नाम ही बदल दिया मैंने, वाई बॉटम है ये। सो दिस इज अवर वाई बॉटम। तो अगर मुझे मोमेंट निकालना है, कैसे निकालूंगा, रिजल्टेंट प्री स्ट्रेसिंग फोर्स। सो रिजल्टेंट प्री स्ट्रेसिंग फोर्स इनटू लीवर आर्म। लीवर आर्म में क्या आएगा, लीवर आर्म में आएगा ई सी इंटू ई। लीवर आर्म में आएगा ई सी इंटू ई। और ई सी की वैल्यू में क्या लिख सकता हूँ, टॉप कर्न डिस्टेंस के टी इंटू डेल्टा जेड। टॉप कर्न डिस्टेंस के टी मल्टीप्लाई कर दूंगा किसके साथ, डेल्टा जेड के साथ, मल्टीप्लाई बाय डेल्टा जेड। देखो, मैंने मोमेंट लिखा, मोमेंट लिखा किसके बराबर, रिजल्टेंट प्री स्ट्रेसिंग फोर्स इनटू लीवर आर्म। लीवर आर्म की वैल्यू क्या लिखी, ई सी इंटू ई, और ई सी की वैल्यू क्या लिख दी, के टॉप इंटू जेड, सॉरी डेल्टा जेड। अब के टॉप प्लस ई को सेपरेट आउट कर दिया, पी डेल्टा जेड अलग से लिख दिया। पी डेल्टा जेड क्या है, मेरा एडिशनल मोमेंट है जो रिक्वायर्ड है किसके लिए, ये एडिशनल मोमेंट है जो रिक्वायर्ड है किसके लिए, दिस इज द एडिशनल मोमेंट व्हिच इज रिक्वायर्ड फॉर क्रैकिंग। इसको हम क्या बोल सकते हैं, डेल्टा एम बोल सकते हैं। डेल्टा एम देखो कैसे निकाला, बेंडिंग की थ्योरी लगाई, एम अपॉन आई इज इक्वल टू सिग्मा बाय वाई। तो डेल्टा एम इज इक्वल टू सिग्मा आई बाय वाई। तो सिग्मा आई बाय वाई, तो सिग्मा मेरी कितनी है, क्रैकिंग मोमेंट है, और आई बाय वाई बॉटम। तो ये देखो, पी डेल्टा जेड मेरा कितना है, डेल्टा एम है। तो पी डेल्टा जेड कितनी है हमारी, डेल्टा एम है, तो इट इज इक्वल टू डेल्टा एम। तो वैल्यू लिख दी, क्रैकिंग मोमेंट निकल के आ गया। के टी की वैल्यू डाल दी, द वैल्यू ऑफ के टी कैन ऑल्सो बी सब्सटीट्यूटेड, तो के टी की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी इसके अंदर। सो वैल्यू ऑफ के टी इज ऑल्सो बीइंग सब्सटीट्यूटेड। के टी कितना था हमारा, के टी वॉज आर स्क्वायर अपॉन वाई बॉटम, तो आर स्क्वायर अपॉन वाई बॉटम, तो वो भी डाल रखा है।
तो हम कर्न पॉइंट का कंसेप्ट यूज करके क्या निकाल सकते हैं, क्रैकिंग मोमेंट भी निकाल सकते हैं. वी कैन कैलकुलेट द क्रैकिंग मोमेंट ऑल्सो. क्लियर है. चलो देखो अब नीचे क्या लिखा हुआ है नोट पे. अब नोट क्या बोल रहा है, नोट हमें ये बोल रहा है फॉर अ फुली प्री स्ट्रेस मेंबर. फुली प्री स्ट्रेस मेंबर, ये आपको शुरू में क्लासिफिकेशन बताई थी टाइप ऑफ प्री स्ट्रेसिंग मेंबर्स की. तीन तरह के थे हमारे, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3. फुली प्री स्ट्रेस, देन लिमिटेड प्री स्ट्रेस मेंबर और पार्शियली प्री स्ट्रेस मेंबर. ये तीन तरह के मेंबर बताए गए थे आपको. तो अगर हमारा फुली प्री स्ट्रेस मेंबर है टाइप 1, तो उसमें टेंशन इज नॉट अलाउड इन सर्विस कंडीशन. इफ टेंशन इज नॉट अलाउड इन सर्विस कंडीशन, तो उस केस में आपका जो प्री कंप्रेसिव फोर्स है वो कहाँ लगेगा, कर्न जोन के अंदर ही लगेगा. इट शुड लाई विद इन दी कर्न जोन. नेक्स्ट क्या बोल रहा है, इफ टेंशन इज अलाउड एट द ट्रांसफर, अगर टेंशन अलाउड भी है हमारे ट्रांसफर के अंदर, प्री स्ट्रेसिंग फोर्स विल ऑलवेज लाई विद इन द कर्न जोन. ये कर्न जोन के अंदर ही अप्लाई करोगे आप. क्लियर है चीज. नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस. नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, लिमिटिंग जोन वो जोन है जिसमें अगर आपने रिजल्टेंट प्री कंप्रेसिव फोर्स लगाया तो कोई टेंशन डेवलप नहीं होगी. ये मैं पीछे बता के आ गया था आपको. तो अगर हमारे लिमिटेड प्री स्ट्रेस वाले मेंबर होंगे, यानी टाइप 2 टाइप 3 मेंबर होंगे, तो इसमें आप टेंशन अलाउ कर सकते हो ट्रांसफर या सर्विस कंडीशन के अंदर. इट इज अलाउड एट ट्रांसफर एंड सर्विस कंडीशन. तो फुली प्री स्ट्रेस मेंबर में तो टेंशन अलाउड ही नहीं होती है. पर अगर हमारा लिमिटेड प्री स्ट्रेस मेंबर है तो उसमें आप टेंशन को अलाउ कर सकते हो ट्रांसफर और सर्विस कंडीशन के अंदर. सो इट कैन बी अप्लाउड इन ट्रांसफर एंड सर्विस कंडीशन. क्लियर है. तो इस कंसेप्ट को अप्लाई करके आप क्रैकिंग मोमेंट निकाल सकते हो. क्लियर. चलो, नाउ द प्रॉब्लम सेज व्हाट. प्रॉब्लम क्या बोल रहा है, if the loading on a simply supported pre-stressed concrete beam is uniformly distributed, the centroid for the pre-stressing tender should be as. अच्छा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड सेंट्रॉइड ऑफ द प्री-स्ट्रेसिंग टेंडर सेम ही होती है. जो हमारी पी लाइन होती है ये एग्जैक्टली हमारे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की तरह होती है. और जस्ट क्या होगी, जस्ट क्या होगी, ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी. देख लेते हैं अब. If the loading of the simply supported pre-stressed concrete beam is uniformly distributed, the centroid of the pre-stressing tendon should be. अच्छा, पी लाइन नहीं पूछ रहा है. The centroid of the resultant pre-stressing tendon should be as. तो ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का मिरर इमेज होता है. तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसी है हमारी यूडीएल की, तो ये क्या आएगी, ये हमारी आएगी पैराबोलिक प्रोफाइल. और कॉन्वेक्स कहाँ पर है, नीचे. ये कॉन्वेक्स कहाँ पर है, ऊपर है, बीएमडी. तो आंसर क्या आ गया हमारा, बी आ गया. क्लियर है. क्लियर है पूरी कहानी. नोट कर लो फटाफट. चले. चलो, नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट व्हाट, लॉसेस. अब हम बात करेंगे लॉसेस की, कि कौन कौन से लॉसेस होते हैं हमारे प्री स्ट्रेस के अंदर.
नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ रेफरेंस है हमारा लॉसेस इन प्री स्ट्रेस। देखो प्री स्ट्रेस कंक्रीट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट वेरिएबल जो होता है वो होता है प्री स्ट्रेसिंग फोर्स। इन प्री स्ट्रेसिंग कंक्रीट द मोस्ट इंपॉर्टेंट वेरिएबल इज प्री स्ट्रेसिंग फोर्स। चलो ठीक है। अभी ऑब्जर्व है कि जब हम प्री स्ट्रेसिंग फोर्स को अप्लाई करते हैं ये कांस्टेंट नहीं रहता, ये टाइम के साथ क्या होता रहता है, रिड्यूस होता रहता है। तो इट इज ऑब्जर्व्ड दैट अवर प्री स्ट्रेसिंग फोर्स रिड्यूसेस विद टाइम। ये जो हमारी प्री स्ट्रेसिंग फोर्स है ये टाइम के साथ रिड्यूस होती रहती है और कांस्टेंट नहीं होती। अभी जो रिडक्शन होती है प्री स्ट्रेसिंग फोर्स में ये किसकी वजह से होती है, कि जो रिडक्शन है हमारे प्री स्ट्रेसिंग फोर्स में इट इज बिकॉज ऑफ सेवरल लॉसेस व्हिच आर टेकिंग प्लेस इन इट। ये जो रिजल्टेंट प्री स्ट्रेसिंग फोर्स है रिड्यूस होता जा रहा है, किसकी वजह से हो रहा है, बिकॉज ऑफ द लॉसेस व्हिच आर टेकिंग प्लेस इन इट। अच्छा ये जो लॉसेस हो रहे हैं इसको हमने क्लासीफाई कर रखा है दो पार्ट के अंदर। ये जो लॉसेस है इसको हमने क्लासीफाई कर दिया दो पार्ट के अंदर। एक है हमारा इमीडिएट लॉस जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट टर्म लॉस, एक है हमारा टाइम डिपेंडेंट लॉस जिसको हम बोलते हैं लॉन्ग टर्म लॉस, व्हिच में आल्सो बी टर्म्ड एज लॉन्ग टर्म लॉस। अच्छा ये इमीडिएट लॉसेस कौन कौन से हैं, इमीडिएट लॉसेस है हमारा इलास्टिक शॉर्टनिंग लॉस, एक है हमारा फ्रिक्शन लॉस और नेक्स्ट है हमारा एंकरेज स्लिप लॉस। तो एक तो होगा इलास्टिक शॉर्टनिंग लॉस, एक होगा हमारा फ्रिक्शन लॉस और एक होगा हमारा एंकरेज स्लिप लॉस। अच्छा टाइम डिपेंडेंट लॉसेस कौन से, क्रीप हो गई, श्रिंकेज हो गई या रिलैक्सेशन हो गई। ये हमारे क्या निकल के आ जाते हैं, ये हमारे निकल के आ जाते हैं टाइम डिपेंडेंट लॉसेस। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, अच्छा नेक्स्ट पॉइंट तो सवाल बोल रहा है, सवाल देख लेते हैं। Which one of the following is categorized as long-term loss of the pre-stress in pre-stress concrete beam? इलास्टिक शॉर्टनिंग इमीडिएट है, फ्रिक्शन इमीडिएट है, रिलैक्सेशन ये हमारा लॉन्ग टर्म है, भी शायद रिलैक्सेशन लॉस। देन एंकरेज स्लिप ये हमारी इमीडिएट है, एंकरेज स्लिप। तो दिस इज अवर इमीडिएट लॉस, ये तो हमारी इमीडिएट लॉस होती है। अच्छा नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस इज हमारे जो प्री टेंशन और पोस्ट टेंशन मेंबर हैं इसमें कौन कौन से लॉसेस पाए जाते हैं। पीछे तो हमने क्लासिफिकेशन कैसे लिखी थी, पीछे तो हमने क्लासिफिकेशन लिखी थी इस बिहाफ पे कौन सा शॉर्ट टर्म है और कौन सा लॉन्ग टर्म है। अब हम लिख रहे हैं किस बिहाफ पे, अब हम लिख रहे हैं इस बिहाफ पे कि हमारे जो लॉसेस हैं प्री टेंशन में कौन से पाए जाते हैं, पोस्ट टेंशन में कौन से पाए जाते हैं। प्री टेंशन में कौन से पाए जाते हैं और पोस्ट टेंशन में कौन से पाए जाते हैं। अब इन लॉसेस की हम बात कर लेते हैं, विल टॉक अबाउट दीस लॉसेस। ठीक है ये भी देख लेते हैं, कोई बड़ी इशू नहीं है, दैट्स नॉट अ बिग इशू। प्री टेंशन मेंबर के अंदर आपको मिलेंगे इलास्टिक शॉर्टनिंग, ये हमारा शॉर्ट टर्म लॉस है, बाकी सारे लॉन्ग टर्म लॉस है, क्रीप है, श्रिंकेज है और रिलैक्सेशन है। पोस्ट टेंशन मेंबर में आपको इलास्टिक शॉर्टनिंग मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती, ये डिपेंड करेगा कि आपने सारी केबल्स को साइमल्टेनियसली स्ट्रेच और एंकर किया है या नहीं। अगर आपने सारी केबल्स को साइमल्टेनियसली स्ट्रेच और एंकर किया तो उस केस में आपको पोस्ट टेंशन मेंबर के अंदर इलास्टिक शॉर्टनिंग लॉस नहीं मिलेगा। पर अगर आपने सारे केबल्स को वन बाय वन स्ट्रेच किया और एंकर किया उस सिचुएशन में आपको इलास्टिक शॉर्टनिंग लॉस मिलेगा। क्यों, इसका रीजन मैं आगे डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा आपको। नेक्स्ट इसके अलावा बाकी सारे लॉसेस हैं इसके अंदर, फ्रिक्शन लॉस भी है, एंकर स्लिप लॉस भी है, क्रीप लॉस भी है, श्रिंकेज लॉस भी है, रिलैक्सेशन लॉस भी है। तो कहने का मतलब है पोस्ट टेंशन मेंबर में सारे लॉसेस पाए जाते हैं एक्सेप्ट इलास्टिक शॉर्टनिंग लॉस इन वन कंडीशन, बाकी सब मिल जाएगा आपको इसके अंदर, रेस्ट यू विल गेट एवरीथिंग। क्लियर है, तो ये आपको बेसिक डिफरेंशिएशन करके दिखा दी। अच्छा ये टेबल देख रहे हो, जब टेबल देख रहे हो आप, यहाँ से क्या समझ में आ रहा है, टेबल से हमें ये समझ में आ रहा है जो नंबर ऑफ लॉसेस है वो ज्यादा है कहाँ पर, पोस्ट टेंशन मेंबर में। जो नंबर ऑफ लॉसेस है वो कंपैरेटिवली ज्यादा है कहाँ पर, पोस्ट टेंशन मेंबर में। पर अगर आप मैग्नीट्यूड निकालोगे लॉसेस का, अगर आप मैग्नीट्यूड निकालोगे लॉसेस का वो ज्यादा निकल के आएगा कहाँ पर, प्री टेंशन मेंबर में। ये मैंने आपको डायरेक्टली ऑब्जर्वेशन से बता दिया, ये जानकारी मैंने आपको डायरेक्टली ऑब्जर्वेशन से दे दी, बाकी आगे कैलकुलेशन भी करेंगे, दैट विल डू द कैलकुलेशन, वहां से भी आपको समझ में आ जाएगा। फिर से सवाल आ गया, सो इन प्री टेंशन बीम्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लॉसेस इज एन आर नॉट कंसीडर्ड। प्री टेंशन में कौन सा कंसीडर नहीं करते, गिनती के चार ही आते हैं। एंकर लॉस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर नॉट कंसीडर्ड, ठीक है। एंकर लॉस, एंकर लॉस, एंकर लॉस, देखो भैया प्री टेंशन के अंदर है भैया, एंकर लॉस नहीं है, तो एंकर लॉस नहीं है, सही बात है। श्रिंकेज लॉस कंसीडर करते हैं, क्रीप लॉस कंसीडर करते हैं, रिलैक्सेशन लॉस कंसीडर करते हैं, फ्रिक्शन लॉस नॉट कंसीडर्ड, इलास्टिक शॉर्टनिंग लॉस कंसीडर करते हैं। तो आंसर क्या आ गया हमारा, आंसर आ गया हमारा 1 and 5, और 1 and 5 कोई ऑप्शन ही नहीं है इसके अंदर। तो प्री टेंशन में एंकर लॉस नहीं होता और हमारा फ्रिक्शन लॉस नहीं होता, बाकी सारे तो वहीं इलास्टिक शॉर्टनिंग होती है और ये तो सारे लॉन्ग टर्म लॉस होता है। तो 1 और 5 वाला कोई ऑप्शन ही नहीं है इसके अंदर।
There is no option of 1 and 5. चले, चलो देखो अब क्या बोल रहा है। नेक्स्ट पॉइंट ये बोल रहा है टोटल लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस ऑफ प्री टेंशन मेंबर इज इनवेरिएबली हायर देन दैट ऑफ द पोस्ट टेंशन मेंबर। बताया था पीछे। तो टोटल लॉसेस आपको ज्यादा मिलेंगे किसके अंदर? टोटल लॉसेस आपको ज्यादा मिलेंगे प्री टेंशन मेंबर के अंदर इन कंपैरिजन टू पोस्ट टेंशन मेंबर। प्री टेंशन में टोटल लॉसेस ज्यादा होते हैं, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ लॉस, बट नंबर ऑफ लॉसेस ज्यादा होते हैं किसके अंदर? बट नंबर ऑफ लॉसेस इन पोस्ट टेंशन मेंबर इज मोर देन दैट ऑफ प्री टेंशन मेंबर। तो नंबर ऑफ लॉसेस है हमारे पोस्ट टेंशन मेंबर में ज्यादा है। अच्छा, डिजाइन पर्पस के लिए यू मे कंसिडर 20% ऑफ द लॉस इन केस ऑफ पोस्ट टेंशन मेंबर and 25% of the loss in case of pre-tension member. For design purpose, you may consider 20% of the loss in case of post-tension and 25% of the loss in case of pre-tension. अब ये तो मैग्नीट्यूड बता दिया आपको, अभी तक के लिए सफिशिएंट है, क्योंकि अगला टॉपिक स्टार्ट करूंगा उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, तो वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा। दैट आई विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। अभी के लिए इतना सफिशिएंट है, फॉर नाउ इट इज सफिशिएंट। चलिए, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू ऑल।